Hello students, today we will continue our sixth chapter of history. The three orders. Okay, today we will start from the church and the society. Yesterday, it means in the previous lecture we will discuss about the first order, the priest. It means the first order of the society in the medieval period, and who include in the first order the church or the priest, the clergymen were included in the first order. Now today we will discuss from here the church and the society. It means what was the relation in between the church and the society. Christ's birth celebrated on 25th December replaced an old pre-Roman festival. 25th December, actually everyone knows about that. On 25th December we celebrated Christmas, और जो भी ये जो क्रिश्चियन जो मेन फेस्टिवल है जो क्रिश्चियंस का, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं. लेकिन जो यूरोपियंस बिकेम क्रिश्चियन, बट दे स्टिल हेल्ड ऑन सम ऑफ देयर ओल्ड बिलीव्स इन मैजिक एंड फोक ट्रेडिशंस. लेकिन उन्होंने अपने कुछ, वो क्रिश्चियंस बन गए थे लेकिन उन्होंने अपने कुछ जो ओल्ड बिलीव्स हैं उनको भी कंटिन्यू रखा था. क्रिसमस एंड ईस्टर बिकेम इम्पोर्टेंट डेज फ्रॉम द 14th सेंचुरी. जो क्या है, फ्रॉम द 4th सेंचुरी से जो क्रिस्ट है और जो ये जिसको एज अ क्रिसमस डे हम सेलिब्रेट करते हैं, दे बिकेम एन इम्पोर्टेंट डे फ्रॉम द 4th सेंचुरी. और जब ये 4th सेंचुरी से इम्पोर्टेंट डे बन गए थे, एक्चुअल में क्या है, जो 25 दिसंबर को जिसको एज ए क्या हम क्रिसमस डे सेलिब्रेट करते हैं, एक्चुअल में पहले फ्रॉम द 4th सेंचुरी से पहले उसको रोम के अंदर क्या है, किसी और क्या है फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता था. बट आफ्टर 4th सेंचुरी उसको क्या है, एज द जो क्राइस्ट बर्थ के रूप में उसको क्या है सेलिब्रेट किया जाने लगा. क्राइस्ट बर्थ सेलिब्रेटेड ऑन 25th दिसंबर रिप्लेस्ड एन ओल्ड प्री रोमन फेस्टिवल एंड द डेट ऑफ विच वॉज कैलकुलेटेड बाय द सोलर कैलेंडर. और जो ये 25 दिसंबर की जो ये डेट फिक्स थी, ये एक्चुअल में क्या है, दिस डेट वॉज बेस्ड ऑन द सोलर कैलेंडर. कि जो सोलर कैलेंडर होता था, क्योंकि व्यक्तियों के पहले पास क्या था, इस प्रकार से वो जो कैलकुलेशन अपनी करते थे वो बेसिकली क्या है, या सोलर या जो ल्यूनर कैलेंडर होते थे उनके बेस पे करते थे. और 25 दिसंबर को भी वो सोलर कैलेंडर के अनुसार क्या है उसको उन्होंने वो अपनी डेट फिक्स की थी. ईस्टर मार्क द क्रूसिफिकेशन ऑफ द क्राइस्ट एंड हिज राइजिंग फ्रॉम द डेड. जो ईस्टर इज अ मेन फेस्टिवल इन द क्रिश्चियन कम्युनिटी. जो ईस्टर है वो भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है. और जो ये ईस्टर है, पहले इसको और किसी जो फेस्टिवल है उसके रूप में सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन बाद में ईस्टर को क्या है कि क्रूसिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट, यानी क्रूसिफिकेशन यानी कि जब ईसा मसीह को क्या है सूली पर चढ़ाया गया था, तो उस रूप में उसको ओल्ड फेस्टिवल के रूप में उसको रिप्लेस किया गया. अब उसको क्या है ईस्टर के रूप में सेलिब्रेट किया जाने लगा. ये सोलर कैलेंडर के ऊपर बेस्ड था और ये दिस फेस्टिवल इज बेस्ड ऑन ल्यूनर कैलेंडर. ये ल्यूनर कैलेंडर के ऊपर बेस्ड था. नाउ पीजेंट्स जो होते थे पीपल्स इन जो ये फेस्टिवल्स थे, जो भी इट मीन जो चर्च से रिलेटेड ऑफकोर्स ये फेस्टिवल थे, तो सोसाइटी के अंदर जो ऑर्डिनरी पीपल थे, पीजेंट्स थे या सर्व थे, जो भी लॉर्ड्स वगैरह है, वो इनको अच्छे से सेलिब्रेट करते थे. बिकॉज पीपल ट्रेडिशनली ऑन दैट डे मीन्स 25 यानी कि क्राइस्ट जो बर्थ और जो भी ईस्टर इन दोज ऑन दोज डेज, जो पीपल ऑफ ईच विलेज यूज टू मेक अ टूर ऑफ देयर विलेज लैंड. पीपल क्या करते थे, इन जो ये डेट, क्योंकि इनका ये फेस्टिवल्स के रूप में सेलिब्रेट करते थे तो हॉलीडेज होती थी, तो पीपल्स क्या करते थे अपने गांवों के अंदर जाते थे. विद द कमिंग ऑफ द क्रिश्चियनिटी दे कंटिन्यू टू डू दिस. लेकिन जब when the Christianity became the state religion, और जब क्या है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी वहाँ पे स्टेट रिलीजन बन चुका था बहुत सारी कंट्रीज के अंदर, और जब ये सेक्युलर स्टेट नहीं रहे तब भी पीपल्स ने क्या है वहाँ पर इस क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने के लिए डिफरेंट क्या है अपने जो पाथ हैं वो फॉलो किए थे. विद द कमिंग ऑफ द क्रिश्चियनिटी दे कंटिन्यू टू डू दिस. इट मीन्स पीपल्स ने इनको सेलिब्रेट करना क्या है, अपने ओल्ड फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना कंटिन्यू रखा. वो एज जैसे उनको पहले सेलिब्रेट करते थे, अब उनको किसी न्यू नेम से क्या उनको सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया था. ओवरवर्क पीजेंट्स वेलकम हॉलीडेज की पिलग्रिमेज, जो पीजेंट्स वेलकम हॉलीडेज,
जो पीजेंट्स थे वो इनको वेलकम करते थे। क्यों? क्योंकि एट द टाइम क्या है, दे वर फ्री, क्यों उनको उस टाइम कोई काम नहीं करना होता था। अदरवाइज या तो पीजेंट्स क्या करते थे, लोड के खेतों पर काम करते थे या नाइट के फील्ड्स के ऊपर काम करते थे। लेकिन इन डेज के अंदर जो ये फेस्टिवल्स होते थे वो फ्री होते थे, इसलिए वो उनको क्या करते थे, वेलकम करते थे। Next, pilgrim was an important part of a Christian's life. What is the meaning of pilgrimage? Pilgrimage होता है कि कोई भी ऐसा रिलीजियस सेंटर है, रिलीजियस प्लेस है, उसकी ट्रैवल करना, ये पिलग्रिमेज होता है। और जो ये पिलग्रिमेज है ये क्रिश्चियंस की लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया था, ऑफकोर्स, क्योंकि जब भी उनको ये फेस्टिवल्स होते थे, हॉलीडेज मिलती थी, और हॉलीडेज में वो कहाँ जाते थे, अपने जो एबेज मॉनेस्ट्रीज होती थी या जो उनके चर्च होते थे वहाँ पर क्या है, ये ट्रैवल करते थे। ओके, एंड पीपल वेंट ऑन लॉन्ग जर्नीज टू श्राइन ऑफ मार्टियर्स, कि जो मार्टियर्स होते थे, जो उनके शहीद होते थे, वहाँ पर क्या है, वो व्यक्ति उनके ऊपर क्या है, लॉन्ग जर्नीज पर जाते थे। श्राइन यानी कि उनकी ये जो तीर्थ यात्रा करते थे। ओके, नाउ दिस इज आवर कॉन्सेप्ट, द चर्च एंड द सोसाइटी। द चर्च एंड द सोसाइटी आर वर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। पीपल वर सेलिब्रेटेड so many festivals. They at that time two main festivals were celebrated by the peoples. First is the Christ birth, or second one was Easter. And now I think this concept is clear. Okay, our next concept is related to the third order. Our first order or the second order is completed. Our first order is related to the church or the religious community people. Our second order is related to the nobles community, lords, knights, and third order, the third order. Now our concept is third order. In the third order we included the peasants, serf. What is the meaning of serf? Serf means to serve. टू सर्व मीन्स किसी का सर्व करना, किसी को सर्विस प्रोवाइड करवाना। जो इट मीन्स जो स्लेव्स थे उन्हीं को क्या कहा गया है, यहाँ पे सर्व कहा गया है। इन द थर्ड ऑर्डर वी इंक्लूडेड द सर्व और द पीजेंट्स, स्लेव्स, ऑल दीज कम्युनिटीज वर इंक्लूडेड इन द थर्ड ऑर्डर। पीजेंट्स फ्री एंड अनफ्री। जो पीजेंट्स थे वो टू टाइप्स के होते थे, वो फ्री भी होते थे एंड अनफ्री भी। अनफ्री मीन्स जिनके पास दे कल्टिवेटेड देयर ओन लैंड, की जो अपनी लैंड को कल्टिवेट करते थे वो पीजेंट्स होते थे। कि कुछ पीजेंट्स तो क्या थे, लॉर्ड की या नाइट्स की जो लैंड है उसको कल्टिवेट करते थे, लेकिन कुछ पीजेंट्स क्या थे, अनफ्री होते थे। फ्री पीजेंट्स हैड देयर ओन फार्म्स, कि उनके पास क्या है, फ्री पीजेंट्स के पास खुद का ओन फार्म होते थे, यानी कि खुद के अपने फार्म होते थे। बट जो अनफ्री पीजेंट्स थे उनके पास खुद के अपने फार्म नहीं होते थे। द मैन हैड टू रेंडर मिलिट्री सर्विस एट लीस्ट 40 days एवरी ईयर। की जो फ्री पीजेंट्स होते थे, जिनके पास खुद की अपनी लैंड भी होती थी, अपने फार्म होते थे, उनको भी ये कंपल्सरी था कि वो 40 days के लिए मिनिमम जो ये क्राइटेरिया फिक्स था कि वो मिनिमम 40 days क्या करेंगे, जो मिलिट्री सर्विस है वो लॉर्ड को प्रोवाइड करवाएंगे। देखो फ्री पीजेंट्स थे, फ्री पीजेंट्स के पास अपने खुद के फार्म भी थे, लेकिन वो अपने फार्म को कल्टीवेट करते थे। साथ के साथ उनके लिए ये क्या क्राइटेरिया फिक्स था कि दे प्रोवाइडेड द मिलिट्री सर्विस टू द लॉर्ड्स। जो वो लॉर्ड को ये 40 days की क्या है, एक मिनिमम सर्विस क्या है, प्रोवाइड करवाएंगे। एंड वीकली of the week peasants family had to set aside certain days of the week कि उनके लिए फिक्स था, usually 3 but often more when they would go to the lord's estate or work there, कि वो वीक में मिनिमम 3 days तो क्या करेंगे, लॉर्ड को सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे ही करवाएंगे। अपने देखो वीक में 7 days है, 7 days में मिनिमम 3 days तो उनको किसको सर्विस प्रोवाइड करवानी थी, लॉर्ड को, और बाकी के 4 days के अंदर उनको अपने फील्ड्स पे भी काम, अपने फार्म्स पे भी काम करना होता था। साथ के साथ वो क्या है, उनके अपने जो ओन अपने फार्म को तो कल्टीवेट करते थे, दे कल्टीवेटेड देयर ओन फार्म आल्सो एंड दे प्रोवाइडेड द मिलिट्री सर्विस टू द लॉर्ड्स, की वो उनको एक तरह से क्या उनके ऊपर डबल बर्डन था। द आउटपुट फ्रॉम सच लेबर कोल्ड लेबर रेंट, कि जो वो ये 3 days लॉर्ड की फील्ड पर काम करते थे, इसको क्या कहा गया था, इसको क्या कहा जाता था, लेबर रेंट।
लेबर रेंट। क्यों लेबर रेंट? क्योंकि ये लेबर से काम होता था ना, जो पीजेंट्स थे वो काम करते थे, लेकिन इस लेबर रेंट में से उनको कुछ भी नहीं मिलता था। ऑल प्रॉफिट जो भी होता था वो सब किसके पास जाता था? जो लॉर्ड होता था, जिस लॉर्ड की फील्ड को ये कल्टीवेट करते थे, उसके पास ये सब कुछ क्या है जाता था। एंड the output from such labor called labor rent would go directly to the lord. In addition, they could be required to do other unpaid labor services, कि ये उसके military service, देखो इनके what were the main duties of the free peasants, कि they provided the military service, they provide the labor to the lord, and they provided the other unpaid services to the lords. other unpaid service कि ऐसी भी जो सर्विस, जैसे कि उनके फील्ड्स में तो काम कर दिया, लेकिन अदर अनपेड सर्विसेज, जैसे कि उनके फार्म्स में लोड काम कर रहे थे, लेकिन उनका जो हाउस होता था, लोड का जो मेनर होता था, वहाँ पे पीजेंट्स की जो वाइफ या जो उनके चिल्ड्रन होती थी, जो वेमेन होती थी, जो फैमिली से रिलेटेड, वो क्या करते थे? सर्विस प्रोवाइड करवाते थे, उनके लिए फायरवुड कलेक्ट करते थे, उनके जो भी क्लोथ्स थे उनको स्पन करना, वून करना, इनका क्या था? मेन फंक्शंस था किनका? पीजेंट्स की जो फैमिली होती थी। तो आई थिंक ऑल थिंग्स आर क्लियर नाउ। अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ये तो थे फ्री पीजेंट्स, कि फ्री पीजेंट्स के व्हाट वर द मेन ड्यूटीज ऑफ द फ्री पीजेंट्स? दे प्रोवाइडेड द मिलिट्री सर्विस टू द लॉर्ड्स, दे प्रोवाइड द labor service to the lords, and they provided the other unpaid service to the lords. These were the main duties of the free जो peasants थे. Now unfree peasants or the serf, unfree and serf, what were the main duties or the works of the unpeasants or the serf? Serf जो होते थे, serfs cultivated the land, serf cultivated the land of the lords. It means cultivated the plots of lands. किसकी लैंड होती थी? ये जो लॉर्ड की लैंड होती थी, ये उसको कल्टीवेट करते थे। एंड मच ऑफ द प्रोड्यूस फ्रॉम दिस हैड टू बी गिवन टू द लॉर्ड, कि इसमें से जो कुछ भी उगता था वो सब कुछ किसके पास जाता था? ऑफ कोर्स उसके ऊपर क्या है, जितनी भी हार्डवर्क थी वो कौन कर रहा था? पीजेंट्स कर रहे थे, लेकिन सारा का सारा प्रॉफिट किसके पास जाता था? लॉर्ड के पास जाता था। इतना ही नहीं, दे ऑल्सो हैड टू वर्क ऑन द लैंड विच दे बिलोंग्ड एक्सक्लूसिवली टू द लॉर्ड्स, जो लॉर्ड से उनको नहीं मिल जाती थी, लेकिन बाद में वो क्या उनको दे दी जाती थी लॉर्ड की तरफ से, कि वो अपने लिए उनको क्या कल्टीवेट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी उनको काम करना होता था। दे रिसीव्ड नो वेजेस एंड कुड नॉट लीव द एस्टेट विदाउट द लॉर्ड परमिशन। दे कुड नॉट, कि उनको कोई भी क्या है वेजेस नहीं मिलते थे। इट मीन्स दे टू डू द वर्क विदाउट वेजेस, कि वो जो भी काम करते थे विदाउट वेजेस करते थे, उनको कोई मजदूरी नहीं दी जा सकती थी। और इतना ही नहीं, ये जो एस्टेट होती थी, एस्टेट मीन्स कि जो मेनर हाउस होता था, मेनर लॉर्ड्स हाउस, जो लॉर्ड्स हाउस होता था वो उसको लॉर्ड की विदाउट द परमिशन ऑफ द लॉर्ड्स उसको वो क्या है नहीं छोड़ सकते थे। जब लॉर्ड उनको परमिशन देता था तभी उसमें उनको छोड़ सकते थे, उनको कोई वेजेस नहीं मिलता था, वो लॉर्ड की जो लैंड है उसको कल्टीवेट करते थे। एंड द लॉर्ड क्लेम द नंबर ऑफ मोनोपोलीज एट द एक्सपेंस ऑफ हिज सर्फ, और जो लॉर्ड है वो बहुत सारी मोनोपोलीज यानी कि उनके ऊपर अपना राइट रखता था कि सिर्फ वो राइट उनको ही होता था। द लॉर्ड क्लेम द नंबर ऑफ मोनोपोलीज, सर्फ्स कुड यूज ओनली देयर लॉर्ड्स मिल टू ग्रिंड देयर फ्लोर, कि जो सर्फ होते थे वो सिर्फ क्या है अपने लॉर्ड की ही मिल को यूज कर सकते थे। कि सपोज करो कि उनको फ्लोर आटा पिसवाना था और आटा पिसवाने के लिए वो अदर लॉर्ड की जो मिल है उसमें नहीं जाते थे, जो लॉर्ड की मिल होती थी, जिस लॉर्ड की एस्टेट में वो रहते थे उसी की मिल को वो यूज करते थे, जो क्या है उसको अपने लिए क्या है जो भी ब्रेड वगैरह क्या है उसको बनवाने के लिए। इतना ही नहीं, एंड हिज वाइन प्रेसर टू डिस्टिल वाइन एंड बियर, और वाइन प्रेसर की उनको वाइन या बियर चाहिए थी उसके लिए भी लॉर्ड है वो उसी से हेल्प लेते थे। द लॉर्ड कुड डिसाइड whom herself should marry or might give his blessings to the serf's choice,
और लॉर्ड ये डिसाइड करता था कि एक पीजेंट एक सर्व किससे मैरिज करेगा, कि विदाउट द परमिशन ऑफ द लॉर्ड, वो व्यक्ति लॉर्ड की परमिशन के बगैर ना सिर्फ उसके एस्टेट को छोड़ ही नहीं सकते थे, बल्कि उनकी लाइफ को डिसाइड करने का राइट भी लॉर्ड को होता था कि वो मैरिज किससे करेंगे और वो उनको उस मैरिज के अंदर उनको ब्लेसिंग्स देंगे नहीं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हियर कि आपकी बुक में ये गिवन भी है कि जो लॉर्ड जब भी उनकी मैरिज होती थी, सर्व्स की मैरिज होती थी, स्लेव्स को क्या है उनकी, तो उस मैरिज के बदले में अगर लॉर्ड उनको ब्लेसिंग्स देता था तो इसके बदले में भी सर्व को क्या है, लॉर्ड को कुछ पे करना होता था। इट मीन्स वो विदाउट पे उनको ब्लेसिंग्स भी नहीं देते थे। सो ये था हमारा थर्ड ऑर्डर। इन द थर्ड ऑर्डर वी इंक्लूडेड द पीजेंट्स, फ्री पीजेंट्स, अनफ्री पीजेंट्स, सर्व, स्लेव्स। ओके, जो सर्व्स होते थे उनको क्या करना होता था, जो लैंड है, जो लॉर्ड की लैंड है उसको कल्टीवेट करना होता था, उसको मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करवाना होता, उसके जो मेनर हाउस है उसमें अदर अनपेड जो लेबर है, सर्विसेज है, वो प्रोवाइड करवानी होती थी। नाउ आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू इंग्लैंड। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर वी डिस्क्राइब्ड दैट in the from France to England, the feudalism was developed from France to England in the 11th century. Before the 11th century, feudalism was only in France, but after that it means in the 11th century when the Duke of the Normandy across the English Channel, after that England became an feudal state. Now next concept is related to England. In this concept we described about the feudalism and in England and how feudalism was spread in England. In this concept we will read about this. Feudalism developed in England from the 11th century. It means in the 11th century, ये बात हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं. In 11th century the Duke of the Normandy, क्रॉस है इंग्लिश चैनल की, जो नॉर्मंडी एक प्लेस था, कहाँ पर, फ्रांस के अंदर, कि फ्रांस का एक जो ड्यूक था, ड्यूक मीन्स ए किंग, उसने 11th सेंचुरी के अंदर जो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में एक जो इंग्लिश चैनल है उसको अक्रॉस किया, और जिसकी वजह से उसने इंग्लैंड के ऊपर क्या है, रूल किया, और जिसकी वजह से जो फ्रांस के अंदर सबसे पहले जो फ्यूडलिज्म डेवलप हुआ था, अब वो इंग्लैंड में भी क्या है, कंटिन्यू वो स्प्रेड हो गया था. नेक्स्ट, the Angles and the section from Central Europe had settled in England in the 6th century. Angles, it means from the 6th century. From the 6th BC. Here though ये जो है community, the name of the two communities are given here, Angles and sections. These are the name of the two communities. कि जो ये Angles थे और जो ये सेक्शन थे, जो ये दोनों कम्युनिटी थी, ये दोनों ही 6th सेंचुरी से क्या है, यूरोप के अदर पार्ट से आके इंग्लैंड में सेटल हो गई थी. और जब ये इंग्लैंड में सेटल हुई थी तो इन्होंने, इन एंजल कम्युनिटी ने ही इस प्लेस को, जिसको एट प्रेजेंट टाइम इंग्लैंड के नाम से जानते हैं, इसको एंजल लैंड कहा गया. इट मीन्स इसको इंग्लैंड कहा गया. इट मीन्स द जो है कंट्रीज नेम इंग्लैंड इज अ वेरिएंट ऑफ एंजल लैंड. जो इंग्लैंड है वो किसी का नाम है, एंजल लैंड का ही नेम है. इन द 11th सेंचुरी विलियम द ड्यूक ऑफ द नॉर्मंडी अक्रॉस द चैनल, ये हम सब पहले ही रीड कर चुके हैं. फ्रॉम दिस टाइम फ्रांस एंड इंग्लैंड वर ऑफन एट वॉर बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट्स ओवर टेरिटरी एंड ट्रेड. क्योंकि 11th सेंचुरी से क्या है, जो नॉर्मंडी के ड्यूक थे उन्होंने क्या किया, इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया, और जिसके थ्रू क्या है, इंग्लैंड के ऊपर फ्रेंच रूलर्स का राइट हो गया. और जब फ्रेंच रूलर्स ने इसके ऊपर रूल करना शुरू किया तो जिसकी वजह से जो इंग्लैंड और फ्रांस के रूलर थे उनको ट्रेड को लेकर और अदर जो है उनको लेकर क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट हो गए. और जब उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए तो कॉन्टिन्यूसली उनके बीच में क्या है, वॉर होती रही, और जिसकी वजह से उनके रिलेशन काफी खराब हुए. विलियम फर्स्ट हैड द मैप्ड लैंड. जो विलियम फर्स्ट जो रूलर था फ्रांस का, जो कि बाद में उसने इंग्लैंड के ऊपर रूल किया, विलियम फर्स्ट ने क्या किया, जो इंग्लैंड की पूरी लैंड थी वो उसने उसको मैप करवाया, यानी कि उस पूरी लैंड को उसने जो क्या है अलग अलग पार्ट्स में उसकी जो है पैमाइश करवाई. विलियम फर्स्ट हैड
land mapped and distributed it in section to 180 Normans nobles who had migrated with them. कि जो विलियम फर्स्ट जो फ्रांस से जिसने इंग्लैंड के ऊपर अटैक किया था, बाद में इंग्लैंड को उसने अपने कंट्रोल में किया था, विलियम फर्स्ट के साथ 180 नोबल्स पर्सन जो क्या है वो फ्रांस से कहाँ गए थे, उसके साथ इंग्लैंड आ गए। कि विलियम फर्स्ट ने जब इंग्लैंड के ऊपर अटैक किया तो उसके साथ साथ ये 180 नोबल्स भी कहाँ आ गए, उसके साथ इंग्लैंड आ गए। और इंग्लैंड आने के बाद विलियम फर्स्ट ने सबसे पहले क्या किया, पूरी लैंड को मेजर करवाया है यहाँ की इंग्लैंड की, और 180 पीपल्स इन 180 नोबल्स के बीच में, लॉर्ड्स के बीच में इसने ये पूरे इंग्लैंड की जो लैंड है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज नाउ क्लियर। इट मीन्स कि जब हम बार बार ये पढ़े हैं कि 11th सेंचुरी से ही जो क्या है, इन 11th सेंचुरी द ड्यूक ऑफ द नॉर्मंडी अक्रॉस द चैनल, और जब उसने इसको इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया, देन विलियम फर्स्ट हैड द लैंड मैप, तो उसने अपनी इंग्लैंड की पूरी लैंड को मैप किया एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट इन 180 नोबल पर्सन, और उसने ये क्या है 180 नोबल पर्सन के बीच में ये इंग्लैंड की पूरी लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दी। द लॉर्ड्स बिकेम द चीफ टेनेंट्स ऑफ द किंग, और जो ये नोबल्स थे जिनको ये लैंड मिली थी वो उसके चीफ टेनेंट्स मिल गए, यानी कि उसको क्या है अब मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करवाना अब उनका काम था। दे कुड नॉट हाउएवर यूज देयर नाइट्स, इट मीन्स अब क्या था कि वो अब 180 नोबल्स के बीच में कौन थे, 180 नोबल्स को क्या है लैंड तो मिल गई थी इन, लेकिन 180 नोबल्स के नीचे कौन था, पीजेंट्स था, और ये पीजेंट्स ना सिर्फ नोबल्स को बल्कि नाइट्स को भी अपनी जो सर्विस है वो प्रोवाइड करवाते थे। सो दिस इज आवर कॉन्सेप्ट, दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू इंग्लैंड, the church and the society and the third order. Okay, today we were discuss about all these things, church and the society, the three orders and the England. It means how जैसे कि इंग्लैंड के अंदर क्या है, कैसे फ्यूडलिज्म, हाउ कैन फ्यूडलिज्म डेवलप इन इंग्लैंड इन द 11th century, how feudalism was developed in the England century 11th century, और what was the relation in between the church and the society and what was the third order. ये सब कुछ हमने इस लेक्चर के अंदर क्या है इसको रीड किया है। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट, please write in the comment section or you may ask me.